आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इराक के बीच चले उस 8 साल लंबे युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने दोनों मुल्कों को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। जी हाँ। हमारे पास ईरान इराक युद्ध, जिद और तबाही का महाकाव्य, इस किताब के कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि ये लड़ाई निजी दुश्मनी, डर और सत्ता के बेपनाह भूख का नतीजा थी। बिल्कुल, लाखों जाने गई इसमें। लाखों जाने गई और आखिर में हाथ कुछ नहीं आया, कोई जीता नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई, क्या वजह थी और इसका असर क्या रहा। चलिए इन स्रोतों की मदद से इसे समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल, हमारे इरादा यही है कि इन स्रोतों से खलमालें, ये समझें कि इस भयानक लड़ाई की जड़ें कहाँ थीं, ये कैसे बढ़ती चली गई और इसने क्या लंबे समय तक चलने वाले निशान छोड़े हैं पीछे। तो शुरुआत कहाँ से हुई, वो पहली चिंगारी कहाँ से आई? स्रोत बताते हैं कि 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन को ये डर सता रहा था। हाँ, डर था उनको कि पड़ोसी ईरान में जो इस्लामी क्रांति हुई है, कहीं उसकी आग उनके अपने देश तक ना पहुंच जाए। एक तो ये डर जी, और इसके साथ ही उनकी एक पुरानी हसरत भी थी। हाँ, वो शत्तल अरब नदी वाली। बिल्कुल, उस पर पूरा कंट्रोल पाने की। वो दोनों देशों के बीच एक बहुत अहम और विवादित समुद्री रास्ता है। और साथ ही ईरान का वो तेल वाला इलाका खुजेस्तान प्रांत, खुजेस्तान, हाँ, उस पर कब्जा करने की चाहत। उन्हें लगा कि क्रांति के बाद ईरान अंदर से शायद कमजोर हो गया है। हाँ, उन्हें लगा कि भाई यही सही मौका है, हमला कर दो, यही सही टाइमिंग है। हाँ, और देखिए यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि कैसे एक तरफ तो ये वैचारिक डर है कि क्रांति फैल जाएगी और दूसरी तरफ है पुरानी जमीनी लालसा, नदी और तेल। हाँ, नदी और तेल वाले इलाके पर कब्जे की चाहत। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक, एक खतरनाक माहौल बना रहे थे। और सद्दाम का ये अंदाजा कि ईरान कमजोर है, ये कितना सही निकला? देखिए, स्रोतों के मुताबिक ये अंदाजा शायद पूरी तरह सही नहीं था और हो सकता है यही उनकी पहली बड़ी गलती साबित हुई हो। अच्छा, तो 22 सितंबर 1980 को इराक ने हमला कर दिया, अचानक। जी हाँ, बिल्कुल अचानक। और शुरू में तो इराकी फौजें आगे बढ़ी भी, उन्हें कुछ कामयाबी मिली। लेकिन कुछ ही महीनों में, जैसा स्रोत बताते हैं, ईरान की फौज और वहां के आम लोगों ने मिलकर जबरदस्त टक्कर दी। एकजुट हो गए वो लोग। बिल्कुल, बल्कि 1982 आते आते तो पासा पलट गया। ईरान ने न सिर्फ अपनी जमीन वापस छीन ली, बल्कि इराकी सेना को पीछे धकेल दिया। ओहो, तो अब ईरान सिर्फ बचाव नहीं कर रहा था? नहीं, अब उनका मकसद बदल गया। अब वो सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहते थे। अच्छा, तो ये एक बड़ा मोड़ था लड़ाई में? हाँ, ये लड़ाई का एक बहुत अहम मोड़ था। इराक का वो शुरुआती हमला जो था, वो ईरानी जज्बे से टकराकर एक तरह से थमसा गया। और फिर ईरान का लक्ष्य बदलना, इसने तो लड़ाई को और लंबा खींच दिया होगा। बिल्कुल, जब लक्ष्य सिर्फ अपनी जमीन बचाना नहीं, बल्कि दुश्मन का शासन बदलना हो गया, तो ये तय था कि लड़ाई अब और लंबी चलेगी और ज्यादा खूनी होगी। इसने संघर्ष को एक नई और ज्यादा खतरनाक दिशा दे दी थी। और फिर वो सालों तक चलने वाला खूनी दौर शुरू हुआ। स्रोत इसे युद्ध की थकान या वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से बस नुकसान ही नुकसान हो रहा था। जी बिल्कुल, इसी दौर में ईरान ने वो मानव लहरों यानी ह्यूमन वेव्स का तरीका अपनाया। हाँ, ये क्या था? हजारों कम उम्र कम ट्रेनिंग वाले जवानों को, हाँ, बिल्कुल, उन्हें सीधे लड़ाई के मैदान में झोंक दिया गया, अपनी फौजी कमी पूरी करने के लिए। बहुत ही दर्दनाक था ये। और दूसरी तरफ इराक, वो क्या कर रहे थे? इराक ने और भी भयानक तरीका अपनाया। उन्होंने बेरहमी से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, खासकर मस्टर्ड गैस का, केमिकल वेपन्स। जी, जिससे हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। हालत ये थी कि 1988 में तो, जैसा स्रोत बताते हैं, इराक ने अपनी ही कुर्द नागरिकों के खिलाफ हल्बजा शहर में, हल्बिसा, हाँ, सुना है इसके बारे में, वहां जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि जब जंग लंबी खिंचती है और कोई आसान जीत नहीं दिखती, तो दोनों तरफ से किस हद तक की बेरहमी और हताशा आ सकती है। सही कहा। ये रासायनिक हथियार और ये मानव लहरें, ये दोनों ही उस दौर की आम मानवीयता को दिखाते हैं। सारी हदें पार हो चुकी थीं। बिल्कुल, युद्ध का एक ऐसा गतिरोध था जो सारी नैतिक सीमाओं को लांघ चुका था। फिर 1984 से एक नया मोर्चा खुला, टैंकर युद्ध जिसे कहते हैं। हाँ, टैंकर वॉर। इसमें दोनों देश फारस की खाड़ी में एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमले करने लगे। मकसद था एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना। जी बिल्कुल, ये असल में आर्थिक नब्ज दबाने की कोशिश थी और इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ा। और फिर बाहरी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी,
अमेरिका? हाँ, अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ, खासकर कुवैती टैंकरों को सुरक्षा देने के बहाने से। और इसी दौरान देखिए 1987 में वो दुखद घटना हुई। यूएसएस स्टार्क वाली? जी, जब इराकी विमान ने गलती से अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस स्टार्क पर मिसाइल दाग दी, उसमें 37 अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे। तो इससे मामला और बिगड़ गया होगा? हाँ, इसने न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाया, बल्कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों को सीधे तौर पर इस लड़ाई में खींच लिया, जिससे ये क्षेत्रीय संघर्ष और भी ज्यादा उलझ गया। मतलब एक तरह से वैश्विक रूप लेने लगा था। तो 8 साल की ये भयानक तबाही, ये खत्म कैसे हुई आखिर? देखिए, आखिरकार 1988 आते आते दोनों देश पूरी तरह से थक चुके थे, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, हर तरह से। बिल्कुल। तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव आया 598, और इसके तहत दोनों ने युद्ध विराम मान लिया। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने इसे जहर का प्याला पीना जैसा बताया था। जी हाँ, स्रोत यही बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये जहर का प्याला पीने जैसा है, लेकिन देश और शांति के लिए इसे पीना जरूरी है। ये दिखाता है कि ये फैसला उनके लिए कितना मुश्किल था। सही बात है, बस शायद तबाही रोकने का और कोई रास्ता बचा नहीं था। बिल्कुल, ये अंत किसी की जीत नहीं थी, ये बस दोनों तरफ की भयानक थकावट और बर्बादी का नतीजा था। कोई विजेता था ही नहीं इसमें, सिर्फ हारने वाले थे। और नुकसान कितना हुआ, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत भयावह हैं। स्रोत बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए या जख्मी हुए। 10 लाख? जी, और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो मतलब बिल्कुल तबाह हो गईं। खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि सीमाएं वो वहीं की वहीं रहीं जहां युद्ध से पहले थीं। मतलब 8 साल लड़ने के बाद हासिल क्या हुआ, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं? कुछ नहीं। और इसका एक फौरी नतीजा, एक तुरंत का परिणाम ये भी निकला कि युद्ध के बाद इराक पर भारी कर्ज चढ़ गया था। हाँ। तो उस कर्ज में डूबे सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 साल बाद 1990 में अपने कर्ज चुकाने और तेल के भंडारों पर कब्जा करने के लिए कुवैत पर हमला कर दिया। जी हाँ, कुवैत पर हमला कर दिया। और इसी से पहला खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। ये दिखाता है कि कैसे एक जंग अक्सर दूसरी जंग के बीज बो देती है, एक नफरत दूसरे को जन्म देती है। तो इन सारी बातों से, इन स्रोतों की रोशनी में हम क्या सबक ले सकते हैं? शायद यही कि जब राष्ट्रों के बीच ये पुरानी रंजिशें होती हैं, सत्ता का नशा होता है, विचारधारा का टकराव होता है और ये सब हद से बढ़ जाता है, हाँ, तो उसकी सबसे भारी कीमत आम आदमी चुकाते हैं। और सिर्फ उस वक्त नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि ईरान इराक युद्ध जैसी भयानक त्रासदियों के इतने साल बाद भी क्या दुनिया के देश आज भी वो पुराने झगड़ों और ताकत की भूख को इंसानियत से ऊपर रखने का खतरा मोल ले रहे हैं? ये सवाल वाकई बहुत अहम है और शायद इसका जवाब